क्लास 12 के इकोनॉमिक्स विषय के प्रैक्टिस पेपर में लघु प्रश्न हल समेत और दीर्घ उत्तरीय इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे आपको इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय पता चल सके। इसका पार्ट 2 आज हम दे रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज चलते हैं अर्थशास्त्र में प्रैक्टिस पेपर के पार्ट 2 पर। पेपर का समय कल बता चुके हैं। पेपर का समय है 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट पढ़ने के लिए 3 घंटा आपको लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपका जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। आंसर है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता और एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः ये अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं: उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, पूर्ति का सिद्धांत और कीमत का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत समग्रों का अध्ययन किया जाता है जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जा सकता है: पहला, अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत। दूसरा, अर्थव्यवस्था में संतुलन, दूसरा रिपीट हो गया है तो उसको आप ना लिखें। तीसरा है समग्र मांग और समग्र पूर्ति का सिद्धांत और चौथा है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता तुष्टि गुण का अर्थ बताते हुए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। तो ये जो इससे पहले वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय में भी अक्सर आ जाता है, तो इसको याद कर लेंगे तो आप दीर्घ में भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर है, अर्थशास्त्र में तुष्टि गुण या उपयोगिता किसी भी वस्तु का वो गुण या शक्ति होती है जिससे मनुष्य की किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होती है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु या सेवा की वो क्षमता जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके, तुष्टि गुण या उपयोगिता कहलाती है। तुष्टि गुण का सृजन उत्पादन के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा उपयोगिता की विभिन्न अवधारणाएं दी गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो इसमें विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के लिए आप मार्कर पेन रख लीजिएगा या स्केच पेन रख लीजिएगा, तो इससे जो है आपके आंसर पे ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर की दृष्टि में। तो मार्शल ने कहा था, मार्शल के अनुसार किसी समय किसी मनुष्य के लिए किसी वस्तु की उपयोगिता उस सीमा में मापी जाती है जिस सीमा तक वो वस्तु उस मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार तुष्टि गुण का आशय किसी वस्तु की उस शक्ति से है जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उसमें निहित रहती है। प्रोफेसर वाक के अनुसार तुष्टि गुण में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। प्रोफेसर एम बाबर के अनुसार तुष्टि गुण किसी व्यक्ति की वस्तु या सेवा के द्वारा संतुष्ट करने वाली शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका लघु और दीर्घ दोनों में आता है। एक में याद कर लेंगी तो आप दीर्घ में भी लिख सकती हैं, लघु में भी लिख सकती हैं। मांग की लोच का अर्थ लिखिए तथा मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को संक्षेप में समझाइए। तो मांग की कीमत लोच का अर्थ, यहाँ पे हम ये बताएंगे कि ये संक्षेप में समझाने वाला जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। जब आप इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में करेंगी तो आपको उदाहरण लेके बताना पड़ेगा। तो बस यही फ़र्क है, तो उदाहरण भी याद रखिएगा। मांग की कीमत लोच का अर्थ, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच अथवा मांग की कीमत लोच कहते हैं। फार्मूला है, मांग की कीमत लोच EP बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ ये 5 प्रकार की हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, यति लघु में भी आ सकता है। पूर्णतः लोचदार मांग, जिसकी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अनंत होती है। मांग की लोच जिसे कहते हैं अनंत होती है। अत्यधिक लोचदार मांग में मांग की लोच एक से बड़ी होती है। इकाई लोचदार मांग में मांग की लोच एक होती है। बेलोचदार में मांग की लोच एक से छोटी होती है और पूर्णतः बेलोचदार मांग में मांग की लोच 0 होती है। पूर्णतः लोचदार मांग को हम समझाने जा रहे हैं। तो जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना होने अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पे वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। वस्तु की पूर्णतः लोचदार मांग वस्तु के व्यवहार में देखने को नहीं मिलती। ये सामने इसका चित्र बना हुआ है। तो पूर्णतः लोचदार मांग में जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के समांतर होता है। पी जो है वो स्थिर है लेकिन मांग जो है बढ़ रही है। तो इस तरह की जो लोच होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। नेक्स्ट है अत्यधिक लोचदार मांग। इसमें ईडी जो है मांग की लोच एक से बड़ी होती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में आनुपातिक रूप से अधिक परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। चित्र सामने बना हुआ है। आप ग्राफ में देखिए P1 बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन कीमत में हो रहा है तो मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है। M1 M के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, P1 P के बीच का डिस्टेंस कम है तो इसकी मांग की लोच एक से बड़ी होती है। लोचदार मांग पे जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहते हैं। तो मांग की लोच का मान इसमें 1 होता है। नेक्स्ट आता है बेलोचदार मांग। जब वस्तु के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होने पे उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें मांग की लोच 1 से छोटी होती है। फिर नेक्स्ट आता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। इसमें मांग की लोच 0 होती है। नेक्स्ट है औसत आय और सीमांत आय की स्थिति को समझाइए। आंसर है औसत आय और सीमांत आय की स्थिति को निम्न प्रकार समझाया जाता है। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक ही कीमत पे रहने के कारण फर्म उस कीमत पे मनचाही मात्रा में वस्तु विक्रय कर सकती है, अर्थात फर्म की मांग रेखा पूर्णतः बेलोचदार होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम, औसत आगम और कीमत परस्पर समान ही होते हैं, अर्थात सीमांत आगम MR मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू औसत आगम एवरेज रेवेन्यू होता है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म सामान्य लाभ ही कमा सकती है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। उसी क्वेश्चन की हेडिंग में पहला पूर्ण प्रतियोगिता था, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग से अधिक वस्तुएं बेचने के लिए कीमत को कम करना पड़ता है। इसमें एक वर्ड छूट गया है, मांग से अधिक लिखना है। वस्तुएं बेचने के लिए कीमत को कम करना पड़ता है, इसलिए औसत आगम और सीमांत आगम वक्र का आकार गिरती हुई रेखा जैसा होता है। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वक्र का आकार। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये लघु और दीर्घ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्नलिखित है। पत्र मुद्रा का निर्गमन। भारतीय रिजर्व बैंक पद मुद्रा का निर्गमन करता है। ये बैंक ₹2 से लेके ₹2000 तक के नोटों को निर्गमित करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार के द्वारा निर्गमित किया जाता है। दूसरा, सरकार के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक निम्नलिखित प्रकार से कार्य करता है। ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है जिससे सरकार अपने सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक प्राप्ति के बीच अस्थायी घाटे को पूरा कर सके। बी, पहले केंद्र सरकार ट्रेजरी बिलों के माध्यम से बिना किसी सीमा के रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए अधिकृत थी, परंतु अब राज्य सरकारों की ही भांति अधिक से अधिक 3 माह के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। तीसरा, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य। व्यापारिक बैंकों को उस समय ऋण देना या तरलता की आपूर्ति करना जिस समय उन्हें बाह्य स्रोतों से ऋण सरलता से ना मिल सके, अंतिम ऋणदाता का कार्य कहलाता है। ये बैंकों के बैंकर के रूप में है।
फिर साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साख यानी ऋण लोन का निर्गमन करना और नियंत्रण करना है। पांचवा है कृषि साख व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त की अनेक व्यवस्थाएं की हैं। वित्त की समस्त व्यवस्था हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि शाख को कार्यों के आधार पर 4 उप विभागों में बांटा है। योजना विभाग, निरीक्षण व वित्तीय सहायता विभाग, सहकारी प्रशिक्षण और प्रशासन विभाग और चौथा हस्तशिल्प उद्योग का वित्तीय सहायता विभाग। इसके बाद इस वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, वीडियो में इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को आप अपने बुक से या क्वेश्चन बैंक से ज़रूर याद करके जाइएगा। 4 प्रश्न हैं हमने दिए हैं, उसके अलावा लघु में जितने प्रश्न दिए हैं वो भी दीर्घ के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में भेद बताइए। प्रश्न 2 है उपभोक्ता के संतुलन से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता के संतुलन को अंतिमान वक्रों की सहायता से समझाइए। तीसरा है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4 है सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण को स्पष्ट कीजिए, इसके पारस्परिक संबंध को बताइए। तो ये प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा पिछले वर्षों में बोर्ड में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी याद करके जाइएगा। एटलीस्ट आप 10 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन याद करिए, जिससे आप लघु प्रश्नों में भी आराम से आंसर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो में देखते समय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।